हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसका एनसीईआरटी का फाइनल एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल सके एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हमें क्या चीज़ गिवन है। सो यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity। इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स है 200 न्यूटन का जो हम अप्लाई कर रहे हैं और एक वुडन कैबिनेट को फ्लोर के ऊपर मूव कर रहे हैं विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा उस कैबिनेट को हिलाने में। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं, लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। For a wooden block, so लिख लेंगे यहाँ पर for a wooden cabinet to move with constant velocity, the net force on the cabinet must be zero। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो नेट फोर्स ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स यहाँ पर कितना है, 200 न्यूटन है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अप्लाइड फोर्स दैट इज़ 200 न्यूटन और वो प्लस में है। ठीक है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा ऑपोजिट साइड में लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम ही होता है जो अप्लाइड फोर्स की तरह होता है, बट ये होता है नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम जब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 200 मतलब अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो कैसे आता है, 200 माइनस 200 हो जाएगा ये, और वो एग्जैक्टली जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है जो हमने फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर लिया है, कि नेगेटिव साइन शोज दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स एंड देयरफॉर जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट मस्ट बी 200 न्यूटन, और वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in a same straight line but in opposite directions. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? तो क्वेश्चन में क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास सेम है और वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट डायरेक्शन उनकी क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, और दोनों की वेलोसिटी वो क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड है बिफोर द कोलिजन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर कोलिजन। तो लिखते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तो यहाँ पे मासेस दोनों के सेम है, तो लिख लेते हैं मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, मतलब दो हैं ऑब्जेक्ट्स, तो m1 ले लेंगे और m2 ले लेंगे, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1.5 kg। दोनों का मास बिल्कुल सेम है। अब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी है, 2.5, और सेकंड ऑब्जेक्ट की भी, बट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक को हम प्लस ले लेंगे, एक को हम माइनस ले लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, u2 इज इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट थे। क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर हम मास निकाल लें पहले, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अंदर यूज़ होगा मास, तो हम पहले क्या करेंगे, कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर m1 कितना है, 1.5, और m2 भी कितना है, 1.5, दोनों का मास सेम था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1.5 प्लस 1.5 दैट इज इक्वल टू 3.0 kg।
ठीक है, यहाँ पर हमने अभी मास को फाइंड आउट कर लिया है और हमें यहाँ पर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बना देती हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं M1 और M2, ठीक है। बिफोर कोलिजन में उसकी वेलोसिटी होती है U1, ये M1 है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये M2 जिसकी वेलोसिटी है U2। लेकिन हमें निकालना यहाँ पर क्या है, हमें कंबाइंड इसकी वेलोसिटी निकालनी है। मतलब आफ्टर कोलिजन अगर ये कोलाइड कर गए हैं तो M1 प्लस M2 इनकी कंबाइंड वेलोसिटी मतलब V2, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होता है। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव M1 U1, फॉर्मूला होता है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, बट हमें वैल्यू पुट करनी है। उससे पहले एक लाइन और लिखनी है, M1 U1 प्लस M2 U2 हमें कंबाइंड की निकालनी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, M1 प्लस M2 इंटू जो V वेलोसिटी है वो हम लिख लेंगे कंबाइंड में V1 प्लस V2 की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर V। अब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। अभी हमने निकाला ही था, 3 था, तो हम 3.0 लिख सकते हैं, 3 लिख लेते हैं और 3V। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2.5 और ये माइनस में है, तो मतलब 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3V। तो ये चीज़ तो आपस में कट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है, तो 0 इज इक्वल टू 3V। तो V इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर होगा। सो दैट इज कंबाइंड ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। तो हम लिख लेंगे combined object comes to rest after collision, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर कंबाइंड वेलोसिटी निकाल ली है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्लास 9 चैप्टर नंबर 9। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।